गार्डन एरिया के शानदार लाइटिंग की गई थी और बड़ा सा डाइनिंग टेबल से सजाया गया था। घर के नौकर किचन से सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर किसी बड़ी सी दावत की तरह सजाते। श्री ने वहां का माहौल देखकर कहा, भाभी सा कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। नैना ने नौकरों की मदद से कितना कुछ सजाया था। नैना ने श्री से कहा, बाहर का नजारा तो खूबसूरत है पर अंदर किचन का हाल देखकर आते हैं। श्री और नैना दोनों किचन में जाते हैं तो वहां का हाल देखकर नैना और श्री की आंखें लगभग बाहर आने को हो जाती है। किचन की जमीन पर कई तरह मसाले गिरे हुए थे। मसाले के डिब्बे काफी गंदे तरीके से पड़े हुए थे। किचन प्लेटफॉर्म पर कई सारी सब्जियां यूं ही पड़ी हुई थी। अबीर जी ये सब क्या है? नैना ने मुंह बनाकर पूछा। अबीर जैसी ही पलटा उसकी शक्ल देखकर नैना और श्री की हंसी छूट गई। अबीर के चेहरे और बाल पर आटे लगे हुए थे। ये हाल सिर्फ अबीर का नहीं मिराक्ष अध्ययन और समर्थ का भी हुआ था। अबीर ने उसे चाकू दिखाते हुए कहा, अगर तुम एक बार और हंसी तो ये चाकू सीधा तुम्हारे गले में जाएगा। अबीर के इतना कहने के बावजूद नैना हंसे जा रही थी। नैना ने अपना फोन निकाला और अबीर की 3-4 फोटो निकाल ली और बोली, वाओ कितने हैंडसम लग रहे हैं आप, एक सेल्फी लेते हैं। नैना दरवाजे पर ही खड़े खड़े फोन उठाकर सेल्फी लेने वाले होते हैं कि अबीर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर नैना तुरंत बाहर की तरफ भाग जाती है। ताऊ सा बचाइए हमें, नैना ने भागते हुए कहा। अरे आज तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता है, कहकर अबीर उसके पीछे भागने लगा। सभी लोग ये नजारा देख रहे थे। नैना ने गुड़िया के पीछे छिपते हुए कहा, अरे अबीर जी आपके ऊपर आटे क्या गिर गए, आप तो सच में खुद को भूत समझ बैठे। डरपोक लड़की, बच्ची के पीछे क्या छिप रही हो? आज मैं भूत बनकर तुम्हें मारूंगा और पिशाच बनकर तुम्हारा खून भी पी जाऊंगा। अबीर ने आगे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो नैना ने गुड़िया को आगे करते हुए, बेटा अपनी माँ को बचा ले, कहकर नैना भाग गई। अबीर क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, देवकी जी ने अबीर से कहा। नहीं बड़ी मासा, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले तो हुकुम सा से बावर्ची बना दिया और अब मेरी ऐसी हालत पर हंसते हुए मेरी तस्वीर ले रही है। आज तो मैं इसे मारकर इसकी तस्वीर दीवार पर लगाऊंगा। अबीर ने भागते हुए पीलर के पास आ गया। दिग्विजय जी ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, इसकी हरकत देखकर कौन कहेगा कि ये अबीर सिंह शेखावत है। नैना ने पीलर के पीछे से झाड़ू निकाला और अबीर की तरफ दिखाते हुए बोली, सुनो भूत और पिशाच तुम जो भी हो, निकलो अबीर जी के अंदर से। अभी मैंने ठीक से डिनर नहीं किया है, बाद में आना। अबीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा डिनर तो मैं बनाऊंगा। नैना झाड़ू अबीर के ऊपर फेंक कर फिर वहां से भाग जाती है। नैना ने भागते हुए कहा, अबीर जी कर दीजिए ना माफ, कितना भगाएंगे। कहते हुए वो चंद्रशेखर जी के पीछे आ गई और उनसे बोली, कका सा अब आप ही हमें बचा लीजिए, हमें नहीं रहना इतने खतरनाक आदमी के साथ। अबीर भागते भागते रुका और गहरी सांसें लेने लगा। अबीर ने चंद्रशेखर जी से कहा, इसे लेकर जाइए, अच्छे खासे राजा को नौकर बना दिया है। नैना ने चंद्रशेखर जी के पीछे से कहा, ऐसे कैसे जाऊं, बिना खाना खाए तो नहीं जाऊंगी। अबीर ने नैना से कहा, खाना क्यों, पूरी हवेली का राशन खा जाओ, पर दोबारा मुझे खाना बनाने के लिए कहा तो समझ लेना। इतना कहकर अबीर अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। लिविंग एरिया में ऐसी शांति पसर गई जैसे अभी अभी वहां से तूफान गुजरा था। चंद्रशेखर ने दिग्विजय जी से नाराज होकर कहा, ये अबीर को दिमागी बीमारी है क्या? सुबह इतनी परवाह करता है और शाम होते ही कोई भूत आ जाता है क्या? दिग्विजय जी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उनकी हंसी छूट गई और फिर सब एक एक करके हंसने लगे। समर्थ ने हंसते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि अबीर के गुस्सा करने के बावजूद तुम जिंदा हो। शोभा जी ने समर्थ से कहा, अच्छा अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि किचन में तबाही आई होंगी। आधे घंटे बाद गार्डन एरिया में सभी शांति से खाना खा रहे थे। शोभा जी ने तारीफ में कहा, वाकई खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अबीर ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया। अबीर का गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया था। असल में गुस्सा तो उसे किचन में खाना बनाने से आया था। इतना सब कुछ बनाने में वो काफी परेशान हो गया था और उसी परेशानी को हवा देने नैना आई। पर ठंडे पानी से शावर लेने के बाद अबीर का गुस्सा शांत हो गया था। गुड़िया ने गाजर का हलवा खाते हुए कहा, हाँ बहुत टेस्टी है। अबीर ने ये सुनकर खुद उसे अपने हाथों से खिलाया। नैना काफी थोड़ा और धीरे खाना खा रही थी। नैना की भूख जैसी मर गई हो। उसके दिमाग में तो अबीर की बातें घूम रही थी।
सुबह अबीर ने सबके सामने कहा कि वो खुश है उसकी जिंदगी में होने से, और शाम को उसने खुद उसे चले जाने को कहा। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि अबीर उसे अपने पास रखना चाहता भी है या नहीं। मीराक्ष ने नैना की प्लेट में कम खाना देखकर उसमें कढ़ाई पनीर और डालते हुए कहा, भाभी सा इसे खाइए, मैंने बनाया है इसे। नैना अपने ख्याल से बाहर आई और मना करते हुए बोली, मीराक्ष ये बहुत ज्यादा हो गया है, पर तुमने बनाया है तो मैं थोड़ा जरूर लूंगी, कहकर नैना ने थोड़ा सा खाना खाया। शोभा ने देवकी जी से कहा, अबीर की शादी तो हो गई, बाकी अध्ययन मीराक्ष का क्या ख्याल है। अध्ययन और मीराक्ष खाते हुए रुक गए। अध्ययन ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं करनी शादी। मीराक्ष ने भी कहा, हाँ नहीं करनी शादी। दिग्विजय जी ने पूछा, क्यों नहीं करनी है शादी। मीराक्ष ने खाना खाते हुए कहा, अभी आधे घंटे पहले ही हमने शादी की हॉरर मूवी देखी है, अब और क्या देखना, क्या बाकी रह गया। अध्ययन ने फ्लो में बोल दिया, और नहीं तो क्या, मेरी वाली तो शादी से पहले उटपुटांग हरकते करती है, शादी हो गई तो ना जाने क्या करेगी। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। श्री ने पूछा, अध्ययन भाई सा आपकी वाली मतलब, आपको कौन पसंद है। अध्ययन को एहसास हुआ कि उसने मीरा का जिक्र कर दिया है। शुक्र है कि उसने मीरा का नाम नहीं लिया। अध्ययन ने बहाना बनाते हुए कहा, लगता है काम की टेंशन के कुछ भी निकल गया मुंह से। चंद्रशेखर जी ने उससे कहा, अध्ययन बेटा, उल्लू किसी और को बनाना, हम तुम्हारी ओर से गुजर चुके हैं। देवकी जी ने अध्ययन से कहा, अब नाम बता भी तो, मैं तो जानू वो है कौन। माँ सा ऐसा कुछ नहीं है, अध्ययन ने कहा और खाने में लग गया। तभी प्रतिष्ठा ने मासूम आवाज में कहा, हाँ दादी कोई नहीं है, आज पूरा दिन तो ये मीरा दीदी के साथ हॉस्पिटल में लड़ रहे थे। वंदना ने पूछा, हॉस्पिटल में मीरा के साथ लड़ाई। समर्थ ने अध्ययन से पूछा, हे भाई ये क्या चक्कर है। अरे कुछ नहीं, वो लड़की पूरी पागल है, डॉक्टर से इंजेक्शन लेना नहीं है, ठीक कैसी होंगी, इसलिए हमने थोड़ा डांटा तो हमसे लड़ने लगी। कसम से बता रहे हैं, उसने भाभी सा की मदद की इसलिए हम उसके लिए वहां थे, पर मजाल है लड़की ने जो मेरा शुक्रगुजार किया हो, अध्ययन ने मुंह बनाकर कहा। तभी नैना के फोन में एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। डिनर के बाद नैना ने मुंह बनाकर अबीर को देखा और चंद्रशेखर काका से कहा, चलिए काका, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, अपना तो सामान तो पैक कर लो। अबीर ने ताना मारते हुए कहा। नैना को गुस्सा आ गया और उसने सोफे पर बैठकर कहा, अब तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, यही रहकर आपका जीना हराम करेंगे, कहकर नैना ने अपने हाथ बांध लिए। देवकी जी ने शोभा से कहा, आप लोग जाइए, इनकी लड़ाई तो सुबह तक खत्म नहीं होंगी। चंद्रशेखर जी का पूरा परिवार वहां से चला गया। अबीर में प्रतिष्ठा से कहा, आजकल तुम ज्यादा माँ के पास रहने लगी हो, मुझे तो तुम भूल गई, आप भी तो ऑफिस में हमें भूल जाते हैं। प्रतिष्ठा ने हाथ बांधकर मुंह बना लिया। दोनों माँ बेटी एक जैसी लग रही थी। अध्ययन ने अंगड़ाई लेकर कहा, आप लोग लड़िए, जो जीतेगा सुबह बता देना, कहकर वो जाने लगा। अध्ययन सीढ़ी तक पहुंचा था कि उसके कदम नैना की बात सुनकर रुक जाते हैं। नैना ने देवकी जी और दिग्विजय जी से कहा, अगले हफ्ते मीरा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जैसी ही उसका हाथ ठीक हो जाएगा देशमुख परिवार में शहनाई बजेगी। पर मीरा ने तो हमें नहीं बताया, श्री ने कंफ्यूज होकर पूछा। अरे आज तुम हॉस्पिटल नहीं गई थी ना। हॉस्पिटल तो मैं गई थी, इसलिए उसने मुझे बताया, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। अबीर ने मन ही मन सोचा, अब इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। कहते हुए अबीर की नजर अध्ययन पर गई जो सीढ़ियों पर रुका हुआ था। अबीर ने मन ही मन कहा, खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी बिरयानी बनने को तैयार है। कुछ वक्त बाद अध्ययन अपने कमरे की बालकनी में आया। उसके कानों में मीरा की बातें गूंजने लगी। अध्ययन जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अध्ययन जी, कर दीजिए ना। हाँ, पूरे राजस्थान में दिया लेकर ढूंढने जाओ तब भी मेरी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। अध्ययन जी, सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है आपसे। अध्ययन ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, क्या हो रहा है मुझे। कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली तो उसके आंखों के आगे मीरा से पहली मुलाकात के पल आ गए। मीरा का उसके होठों को चूमना और मुस्कुराना, मीरा की बच्चों वाली शक्ल याद करते ही अध्ययन के होठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल अध्ययन ने खुद से कहा, अब जब सच्ची वाली मोहब्बत मुझसे है तो शादी किसी और से क्यों। 5 दिन बाद मीरा पूरी तरह से ठीक होकर घर आ गई थी, पर अध्ययन का काम में ध्यान नहीं था।
अपने आदमियों से उसने चोरी चुपके पता लगवाया था कि मीरा को देखने कौन लड़का आ रहा है, पर उसे कुछ पता न चला। इन 5 दिनों में अध्ययन की हालत की किसी मजनू जैसी रही है। अबीर ने अध्ययन को डांटकर कहा, अध्ययन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये फाइल का टेंडर का आज आखिरी दिन है, कब तक होगा? अध्ययन ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई साहब, हम अभी करते हैं। इतना कहकर अध्ययन केबिन से चला गया। वही श्री ने एक कागज में सब कुछ लिखकर नैना को देते हुए कहा, लीजिए भाभी सा, माना कि हम प्यार में कच्चे हैं, इसलिए हमने थोड़ा बहुत आइडिया फिल्मों से निकाला है। नैना ने बिना पढ़े कागज अपने पास खड़े मीराक्ष को देते हुए कहा, इसे ध्यान से याद के लो और आज शाम को अच्छी परफॉर्मेंस देना। इस परफॉर्मेंस के बाद अगर मेरे हाथ पैर सलामत नहीं रहे तो इसकी गारंटी कौन लेगा? मीराक्ष ने मुंह बनाकर कहा। इश्क और जंग में सब जाहिर है। नैना और श्री ने उसका हौसला बढ़ाया। मीराक्ष ने गहरी सांस ली। वही श्री को उसकी तबीयत बिगड़ती महसूस हुई। वो फौरन वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। शाम का वक्त। देशमुख परिवार इस वक्त लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। ऊपर कमरे में श्री और नैना ने मीरा को तैयार कर दिया था, पर मीरा के चेहरे की उदासी बता रही थी कि उसका दिल अध्ययन का इंतजार कर रहा है। मीरा ने ठंडी आह भरते हुए नैना से कहा, मुझे लगता है मुझे शादी कर लेनी चाहिए। नैना ने उससे कहा, हाँ, रिश्ता तो अच्छा है। ये सुनकर मीरा और उदास हो गई। श्री ने मीरा से कहा, अगर तुझे मेरी भाभी बनने का इतना शौक है तो पहले कहती, मीराक्ष भाई सा से तेरी सेटिंग करा देती। मीरा ने चिढ़ते हुए श्री से कहा, श्री बकवास बंद कर, मुक्का खाएगी तू मेरे हाथ का। श्री ने मुंह बना लिया। नैना ने उससे कहा, 2 मुक्के अध्ययन भाई सा को मारे होते तो आज उनकी अक्ल ठिकाने आ गई होती। मीरा ने उम्मीद से कहा, अभी मार के आओ। श्री और नैना ने सर पर हाथ रख लिया। वही अध्ययन ने अबीर का दिया हुआ काम बहुत जल्दी पूरा कर दिया और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गया। अध्ययन ने खुद से कहा, अच्छा हुआ बिना बताए यहां आया हूं, वरना अबीर भाई सा कुछ और काम पकड़ा देते। अध्ययन बड़ी तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। इस वक्त देशमुख हवेली में कंचन देशमुख और अनुराग देशमुख मेहमानों के आवभगत में जुट गए थे। एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था। वो सभी चाय नाश्ता कर रहे थे कि बाहर अध्ययन की कार आकर रुकी। अध्ययन ने कार से निकलकर खुद से कहा, यहां आ तो गया हूं, पर बोलूंगा क्या? इतना कहकर अध्ययन ने अपना पैर टायर पर दे मारा। खिड़की से श्री और नैना ने ये नजारा देखते हुए मीरा को चिढ़ाते हुए कहा, लो, तुम्हारा आशिक आखिरकार तुम्हारी चौखट पर आ गया। मीरा ने अध्ययन को देखा जो खुद से बातें कर रहा था। मीरा ने नैना और श्री से कहा, अरे कहीं इन्हें सदमा तो नहीं लग गया जो ये खुद से बातें कर रहे हैं? मीरा की बात सुनकर श्री ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे प्यार ने इन्हें पागल बना दिया है। मीरा ने मुंह बनाकर कहा, अगर ऐसा है तो तू मीराक्ष से बात कर, उसके साथ मेरी सेटिंग करा दे, क्योंकि मैं मीरा देशमुख किसी पागल से शादी तो नहीं करूंगी। नैना ने उससे कहा, ज्यादा बोलोगी तो यहां से नीचे फेंक दूंगी, फिर एक पागल और एक लंगड़ी की शादी होंगी। मीरा ने मुंह बनाकर कहा, आप तो अभी से जेठानी वाली रौब झाड़ रही हो। नैना कुछ कहती उससे पहले कंचन देशमुख ने आवाज लगाई, मीरा कहा हो? ये सुनकर तीनों लड़कियां खिड़की से कमरे में चली गई। अध्ययन अब पूरी तरह से तैयार था कि उसे अंदर अनुराग देशमुख से क्या बात करनी है, इसलिए वो अंदर गया। उसे वहां देखकर अनुराग ने अध्ययन से कहा, अरे अध्ययन बेटा तुम? अच्छा तुम आ गए, बैठो यहां, कहकर अनुराग देशमुख ने एक सोफे की तरफ इशारा किया। अध्ययन सोफे पर बैठा और सामने आए मेहमानों को देखने लगा। सामने बैठा बुजुर्ग आदमी अपना गला गटक कर अनुराग देशमुख से बोला, जी इनकी तारीफ। अनुराग ने अध्ययन का परिचय देते हुए कहा, ये ठाकुर अध्ययन सिंह शेखावत है, हमारे राजस्थान के हुकुमसा के छोटे भाई। हम सब इन्हें छोटे ठाकुर। इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति और उसका बेटा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, छोटे ठाकुर, हा 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 है, वाकई हमारे आगे सब छोटे हैं। ये सुनकर अध्ययन की मुट्ठियां कस गई। अनुराग देशमुख ने बात को संभालते हुए अध्ययन से कहा, अध्ययन बेटा, ये है केशव पाली और उनका बेटा कृष्ण पाली। ये कश्मीर के बहुत अमीर घराने से है और किस्मत से आज ये मीरा का रिश्ता देखने आए हैं। अध्ययन ने रोबदार आवाज में कहा, आपके इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अनुराग काका जो आप इन चमगादड़ों को अपनी बेटी दे। केशव पाली और कृष्णा पाली के मुंह से चाय गिरते गिरते बची है। केशव पाली अपने जगह से उठते हुए गुस्से में बोले, अपमान, घोर अपमान हुआ है हमारा। अनुराग जी ने तुरंत केशव जी से कहा, अरे ऐसा मत कहिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं।
केशव पाली ने अध्ययन को घूरते हुए अनुराग से कहा, जाओ अपनी बेटी को बुलाओ। अध्ययन ने घूर कर बाप बेटी की जोड़ी को देखा। जी वो आती होंगी, अनुराग जी ने कहा और सभी एक बार फिर बैठ गए।